इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूख और उनकी हवस ने दुनिया को एक बड़े आर्थिक तूफान के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जो जकड़ है वो दुनिया को एक नए आर्थिक तूफान की तरफ ढकेल रहा है। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि हॉर्मुज की खाड़ी से अब तेल की आवाजाही और तमाम ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो जाएगी। उसके बाद एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होगा जो दुनिया को एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान की तरफ ले जाएगा, और उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। जिस चेन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो जीता जागता सबूत के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। कतर एनर्जी ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। यह खबर क्या कुछ देर बाद, मगर अभी अभी मैंने जिक्र किया हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जकड़, और इसका क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्योंकि मुद्दा यह नहीं है कि एक युद्ध चल रहा है, मुद्दा यह है कि मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है और इसका आने वाले दिनों में जबरदस्त असर पड़ेगा। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि न सिर्फ हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जकड़ का असर पड़ेगा, बल्कि अलग अलग तेल ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। यह तमाम जानकारी इस मंच पर मैं अब आपके सामने पेश करने वाला हूं, मगर सबसे पहले हॉर्मुज की खाड़ी का बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस तारीख की तरफ, 28 फरवरी। जी हां दोस्तों, 28 फरवरी के बाद से ही यहां पर जहाजों की आवाजाही जो है उसमें 70% की कमी आई है। इस आंकड़े को देखिए दोस्तों, 70% कमी आई है, और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आगे कम से कम 150 जहाज जिनमें तेल और एलएनजी टैंकर शामिल हैं, स्ट्रेट के आसपास लंगर डाले खड़े हैं, आगे बढ़ने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। कुछ टैंकरों पर हमला हुआ है, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कम से कम 2 क्रू मेंबर्स की मौत की रिपोर्ट है। बड़ी कंपनियां जैसे मेर्क्स और हैपग लॉयड ने ट्रांजिट रोक दिया है और बहुत कम कर दिया है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है वो जहाज जिस पर हमला हुआ था, यह मेर्क्स का जहाज है, और आप देखिए ईरानी हमले में किस तरह से यहां पर आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है, और इसी वजह से यहां पर टैंकर्स की आवाजाही, जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से, या ये कहा जाए लगभग, रोक लग गई है। आगे मतलब आधिकारिक तौर पर रास्ता बंद घोषित नहीं हुआ, लेकिन जमीन पर हालात लगभग ठप बताए जा रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर ईरान वहां पर क्या कर रहा है? ईरान ट्रैफिक मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि दबाव और धमकी की रणनीति अपना रहा है। आईआरजी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अधिकारियों ने रेडियो पर चेतावनी दी है कि कोई जहाज स्ट्रेट से नहीं गुजर सकता। एक वरिष्ठ आईआरजीसी सलाहकार ने कहा, अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने नेविगेशन वार्निंग जारी की है, और माना जा रहा है कि वह अमेरिका, इस्राएली या उनके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को खास तौर से टारगेट कर रहा है। यानी कुल मिलाकर हमलों, धमकियों और बीमा कंपनियों द्वारा कवर हटाने की वजह से व्यावहारिक रूप से शिपिंग रुक गई है। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य औपचारिक बंदी नहीं है, लेकिन जोखिम इतना ज्यादा है कि ज्यादातर कंपनियां रास्ता टाल रही हैं। ईरान का कंट्रोल सुरक्षित एस्कॉर्ट वाला नहीं है, बल्कि सैन्य दबाव और रोकथाम वाला है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बतलाया था कि कतर की एक कंपनी ने भी एलएनजी के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। यह भी अपने आप में एक नए आर्थिक संकट को जन्म दे रहा है। किस तरह से, गौर फरमाएं। कतर एनर्जी ने ड्रोन हमले के बाद अपनी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है, जिससे ग्लोबल गैस मार्केट पर दबाव बढ़ गया है। सोमवार को ईरानी ड्रोन ने 2 जगहों को निशाना बनाया। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मसाइद इंडस्ट्रियल सिटी के एक पावर प्लांट में पानी की टंकी पर हमला हुआ। रस लाफन में कतर एनर्जी की एक एनर्जी सुविधा को भी निशाना बनाया गया। कतर एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी प्रोड्यूसर कंपनी है, इसलिए इस हमले का असर अंतरराष्ट्रीय गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बताया था दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। ईरान ने अपने हमलों में कई तेल ठिकानों पर प्रहार किया है, खासतौर से सऊदी अरब के। और सऊदी अरब के आरामको को लेकर तो एक रहस्य बना हुआ है।
वहां हाल ही में तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि वहां पर हमला ईरान ने नहीं, इस्राइल ने किया था। मगर हमला हुआ जरूर है और उसका असर तेल पर पड़ रहा है, उनके दामों पर पड़ रहा है। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि मध्य पूर्व के, या ये कहा जाए खाड़ी देशों के किन किन तेल ठिकानों पर हमला हुआ है, कहां कहां हमला हुआ है, जिससे दस्तक सुगबुगाहट सुनाई दे रही है एक बड़े आर्थिक तूफान की। गौर फरमाएं। सऊदी अरब, सऊदी अरामको रास तनूरा रिफाइनरी, ड्रोन से हमला करने की कोशिश, एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया, मलबे से हल्की आग लगी, रिफाइनरी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। कतर एनर्जी, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, एलएनजी एक्सपोर्ट हब पर स्ट्राइक, प्रभावित साइट्स पर एलएनजी प्रोडक्शन रोक दिया गया, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। कुवैत, मीना अल अहमदी रिफाइनरी, ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ, गिरे मलबे से 2 कर्मचारी घायल, ऑपरेशन जारी रहा, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। तो दोस्तों, न सिर्फ तेल रिफाइनरीज पर हमला हुआ है, बल्कि इसका असर पावर ग्रिड्स पर भी पड़ रहा है। कई जगहों पर पावर ग्रिड्स पर मिसाइलें आकर गिरी, ड्रोन से हमला हुआ और उसका भी असर हम जमीन पर देख रहे हैं। कैसे? गौर फरमाएं। सबसे पहले यूएई की अगर बात करें तो जेबल अली पावर स्टेशन, जो कि दुबई में है, बड़ा पावर और डीसैलिनेशन प्लांट, स्ट्राइक की रिपोर्ट, आउटपुट पर असर पड़ा, लेकिन पूरा डेटा साफ नहीं है। इसके बाद कतर, मेसाइड पावर प्लांट, ड्रोन से वाटर टैंक हिट, ऑपरेशन प्रभावित, एलएनजी सस्पेंशन के फैसले में योगदान। ऐसे में इस वक्त जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है वो क्या है दोस्तों? गौर फरमाएं। पहला, सबसे बड़ा स्पष्ट रिफाइनरी टारगेट रास तनूरा, सबसे बड़ा पावर टारगेट जेबल अली जो कि यूएई में है और मसायद जो कि कतर में है। कई जगह ड्रोन इंटरसेप्ट हुए, पूरा विनाश हर जगह नहीं हुआ। पावर ग्रिड शब्द व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ, लेकिन सार्वजनिक रिपोर्ट्स मुख्यतः बड़े प्लांट्स पर फोकस करती हैं, ना कि हर ट्रांसफार्मर या लाइन पर। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसका असर अभी से जमीन पर दिख रहा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खुदरा तेल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह और ज्यादा बढ़ सकता है। कैसे? गौर फरमाएं। ब्रेंट क्रूड करीब 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। कुछ ही दिनों में कीमतें 10 से 12% उछली। असली सप्लाई लॉस नहीं, बल्कि रिस्क प्रीमियम की वजह से। खाड़ी से तेल या एलएनजी ले जाने की शिपिंग और इंश्योरेंस लागत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और मैं अब आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि बड़े बड़े एनालिस्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वुड मैकेंजी, उनका यह कहना है कि अगर हॉर्मूज में ट्रैफिक रुका रहता है तो तेल $100 प्रति बैरल पर पहुंच सकता है। कारण, दुनिया का 15% तेल और 20% एलएनजी सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ओपेक की स्पेयर कैपेसिटी भी फंस सकती है अगर रास्ता बंद हुआ। यह चेतावनी वुड मैकेंजी दे रही है। अब बारी है दोस्तों जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन इस बारे में क्या कहता है? गौर फरमाएं। अगर लगभग 25 दिन तक रुकावट रही तो स्टोरेज भर सकते हैं, प्रोडक्शन कट लग सकता है और कीमत और उछल सकती है। इसके अलावा दोस्तों सीएनबीसी में तमाम एनालिस्ट क्या कह रहे थे, इस पर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 1970 जैसा झटका संभव, कीमतें 3 अंकों पर टिक सकती है, यानी $100 प्रति बैरल अगर यह लंबा रहा। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि क्या यह महज ख्याली पुलाव है, यानी कि क्या मैं महज लफ्फाजी कर रहा हूं, या इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम ट्रैवल कराना चाहता हूं, यानी कि थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं 70 के दशक में। 70 के दशक में कई बार ऐसा माहौल हुआ जिसका असर तेल की कीमतों पर पड़ा। कैसे? गौर फरमाया जाए। 1973-74 ऑयल एम्बार्गो, कीमतें 4 गुना बढ़ गई थी। इसके बाद 1979 की इस्लामिक क्रांति, सिर्फ 4% सप्लाई कम हुई, फिर भी कीमतें 2 गुनी से ज्यादा हो गई। मतलब छोटी सप्लाई कट भी बड़ा असर डाल सकता है। मगर अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि यह जंग कम से कम 4 हफ्ते चलेगी। तो इसका असर क्या पड़ेगा? गौर फरमाएं। तेल, आंशिक रुकावट,
$10 से $20 रिस्क प्रीमियम जुड़ सकता है। ब्रेंट $85 से $100 प्रति बैरल के रेंज में रह सकता है, और अगर यह युद्ध लंबा चला तो $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो सकता है। अगर हम गैस और एलएनजी की बात करें तो हर हफ्ते रुकावट से 1.5 मिलियन टन एलएनजी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूरोप एशिया को ज्यादा बोली लगानी पड़ेगी, गैस महंगी हो जाएगी, 2022 जैसा स्पाइक दोबारा देखने को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कैसे? आपके स्क्रीन पर। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट और बिजली महंगी, महंगाई बढ़ेगी, सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंचे रख सकते हैं, ग्रोथ धीमी हो सकती है, भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। यानी कि भारत को इस तूफान का सामना करना पड़ेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी सरकार का ध्यान आर्थिक मुद्दों पर वैसे ही कम है, उसका ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है। लिहाजा भारत के लिए यह चुनौती गंभीर हो सकती है। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, अगर मैं आपके सामने समस्या पेश कर रहा हूं तो क्या इसका कुछ समाधान भी हो सकता है? इसका समाधान आसान है। हमें डायवर्जन करना पड़ेगा, यानी कि तेल का रास्ता बदलना पड़ेगा। कैसे? गौर फरमाएं। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो कि रेड सी तक है, कुछ सप्लाई डाइवर्ट कर सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और बड़े देश स्ट्रैटेजिक रिजर्व रिलीज कर सकते हैं। पूरी और लंबे समय की बंदी कम संभावना मानी जाती है, लेकिन रुक रुक कर बाधा बहुत संभव है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस वक्त हम जिस हालात में हैं, जब तक एक पक्ष झुकेगा नहीं, एक पक्ष कमजोर नहीं होगा, या किसी चमत्कार से अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच में समझौता नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान असंभव है। क्योंकि आपको ईरान की निगाह से देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत की घाट उतार दिया गया। दूसरी बात, पहले हमले में एक स्कूल पर हमला होता है, 160 बच्चों की मौत हो जाती है। यानी कि ईरान उबल रहा है, और बात वहां तक सीमित नहीं है। लगातार अमेरिका और इस्राइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसे नुकसान हो भी रहा है। खासतौर से उसके कई मिसाइल बेसिस को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ईरान में जबरदस्त नाराजगी है। अब मैं आपके सामने वो आंकड़े पेश करने वाला हूं जिससे प्रमाणित होता है कि इस्राइली और अमेरिकी हमले में ईरान को कहां कहां नुकसान हुआ है। गौर फरमाएं। तबरीज मिसाइल बेस, सैटेलाइट तस्वीरों में टनल एंट्रीज ढही हुई दिखाई दे रही हैं और कई सपोर्ट बिल्डिंग तबाह मानी जा रही हैं। माना जाता है कि यहां मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रखी जाती हैं। जाहिदान एयरबेस, यहां का एक बड़ा रेडार सिस्टम पूरी तरह से नष्ट होने की खबर है। तेहरान के आसपास तैनात चीनी मूल के HQ-9B जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को शुरुआती हमलों में निष्क्रिय की जाने की बात कई डिफेंस विश्लेषणों में आई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के हवाले से क्या पता चल रहा है कि दरअसल इन हमलों का ईरान को कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर के दावे की, जिसने कहा है, इस्राएली दावों के आधार पर लिखा, हाल के हमलों में इस्तेमाल हुए ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर 1 मार्च तक नष्ट किए जा चुके हैं। आधे मिसाइल लॉन्चर ईरान के नष्ट हो गए, मगर यह दावा कौन कर रहा है? यह दावा इस्राइल कर रहा है। और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी फॉर वॉर भी इस्राइली सोर्सेज के आधार पर यह दावा कर रहा है। लिहाजा उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। आगे, वॉशिंगटन स्थित डिफेंस ग्रुप FDD एक्शन का कहना है कि 1000 से ज्यादा टारगेट हिट हुए, जिसमें मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस, डिपो और कमांड सेंटर शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स में 700 से ज्यादा इस्राएली एयर सॉर्टीज यानी उड़ानें और अमेरिकी स्ट्राइक का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम क्रेडिबल न्यूज सोर्सेस की बात करें तो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं कि अलग अलग न्यूज एजेंसीज
ईरान के अंदर मची तबाही के बारे में, खासतौर से उसके मिसाइल एसेट्स, उसके एयर डिफेंस एसेट्स पर किस तरह का नुकसान हुआ है, उसका जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर बिजनेस इनसाइडर की सैटेलाइट रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन बेस, नेवल साइट और रडार स्टेशनों पर भारी तबाही दिख रही है। एबीसी न्यूज की बात करें तो एबीसी न्यूज ने कई मिसाइल और नेवल ठिकानों पर काफी विनाश की बात कही है, लेकिन यह नहीं कहा कि ईरान की पूरी मिसाइल ताकत खत्म हो गई है। अटलांटिक काउंसिल के विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की एयर डिफेंस पहले से कमजोर थी और अब उसे और भारी नुकसान हुआ है। फिर भी ईरान के पास कुछ मिसाइल दागने की क्षमता बनी हुई है। हालांकि यह जो दावा किया जा रहा है दोस्तों, मैं इसे अतिशयोक्ति मानता हूं। मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था और दिखाया था, ईरान की एक पूरी मिसाइल सिटी है और इस मिसाइल सिटी में उसके मिसाइल्स बनाए जाते हैं। अगर आप भूल गए हों तो आइए मेरी उस रिपोर्ट को दोबारा देखते हैं, उसका यह अंश। मगर आपके जहन में सवाल होगा, ये तमाम मिसाइलें कहां रखी जाती हैं? आपको याद होगा कि इस्राएल ने यह लगातार कोशिश की है उन जगहों पर हमला करने की जहां पर यह मिसाइलें बनती हैं। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, एक पूरी मिसाइल सिटी है, मिसाइल का शहर है जहां इन्हें बनाया जाता है। और इस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, गौर फरमाया जाए। मिसाइलों की संख्या अहम है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चलती है तो असली सवाल यही होता है कि हमले झेलने के बाद ईरान कितने समय तक मिसाइलें दागता रह सकता है। तेहरान ने सालों में अपने प्रोग्राम के कई हिस्सों को मजबूत बनाया है। जमीन के नीचे बने स्टोरेज टनल, छिपे हुए बेस और सुरक्षित लॉन्च साइट्स पूरे देश में फैली हुई हैं। इस नेटवर्क की वजह से ईरान की लॉन्च करने की क्षमता को जल्दी खत्म करना मुश्किल हो जाता है और दुश्मनों को मानकर चलना पड़ता है कि बड़े पहले हमले के बाद भी कुछ क्षमता बची रहेगी। सैन्य रणनीतिकारों के बीच इसका मतलब यह है कि अगर ईरान की मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले किए जाते हैं तो इससे छोटी और निर्णायक जंग के बजाय लंबा खिंचने वाला टकराव शुरू होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि जहां तक मिसाइलों की बात है, ईरान की तैयारी दिखाई देती है, मगर यकीनन उसे नुकसान तो हुआ है और ईरान उसका बदला लेना चाहता है। और बदला कैसे? हॉर्मूज की खाड़ी पर जकड़, और उसका परिणाम जो दुनिया आने वाले दिनों में देखने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।